बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम दो तीन इश्यूज़ पर बात करेंगे, लेकिन आगाज़ करते हैं मुस्लिम लीग काफ से, जो कि हुकूमत को ब्लैकमेल कर रही थी। इत्तेहादी होने के बावजूद ब्लैकमेल किया जा रहा था। इस वक्त वो ख़ुद मुश्किल से दो चार हो चुके हैं। और दिलचस्प बात यह भी है कि मुस्लिम लीग काफ पर इल्ज़ाम भी नून लीग के जो क़यादत है शरीफ ख़ानदान उन जैसे लग रहे हैं और उनका दिफा भी शरीफ ख़ानदान जैसा है। अब अंजाम उनका शरीफ ख़ानदान जैसा होता है, मुख्तलिफ होता है, ये बहरहाल इस चीज़ का फ़ैसला आने वाला वक्त करेगा। मुस्लिम लीग काफ के बारे में मैं पहले भी कुछ वीडियोस कर चुका हूँ और मैं हमेशा से ये कहता हूँ कि चौधरी परवेज़ इलाही जब वज़ीर आला पंजाब रहे उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, अच्छे तरीके से पंजाब चलाया, हेल्थ के शोबे में बहुत अच्छा काम किया। लेकिन अभी जब हम ये देख रहे हैं कि जब हुकूमत ये बनी और इस हुकूमत के बनने से पहले भी जब काफ लीग के मामला तय हुए तहरीक इंसाफ के साथ, तो तहरीक इंसाफ की जानिब से जिन हलकों में उम्मीदवार खड़े नहीं किए गए और वहाँ पर मुस्लिम लीग काफ को सपोर्ट किया गया, वहाँ से मुस्लिम लीग काफ जीती। अगर उन हलकों में से जिस भी हलके में तहरीक इंसाफ अपना उम्मीदवार खड़ा करती तो वहाँ से काफ लीग का जीतना मुमकिन नहीं था। लेकिन हमने देखा कि जैसे ही मुस्लिम लीग काफ ने सीटें निकाली और ये हुकूमत बनी, तो साथ ही मुस्लिम लीग काफ ने जो है वो ब्लैकमेलिंग शुरू कर दी। आगाज़ यहाँ से हुआ कि मुन्ना सलाही साहब को वजारत नहीं दी गई वफाक में, उस पर इमरान खान साहब के कुछ तफज़ात थे। लेकिन कुछ और भी मिनिस्टर्स थे जिनके बारे में कहा जाता है कि उनके ऊपर भी इल्ज़ाम थे, लेकिन उनको वजारतें दे दी गई। तो इस पर काफ़ी इज़हार बरहमी किया मुस्लिम लीग काफ की क़यादत ने। और उसके बाद से हमने देखा कि मुस्लिम लीग काफ जो है वो MQM की सियासत वाला उनका रोल है, यानी वो हुकूमत के साथ भी हैं और हुकूमत के ख़िलाफ़ बयानात भी देते हैं। और मैं हमेशा ये कहता हूँ कि इतनी फिर आप में अखलाकी जुर्रत होनी चाहिए कि आप फिर जब ये कहते हैं कि हुकूमत दुरुस्त काम नहीं कर रही, तो आप जो है इस हुकूमत को छोड़ के अलग हो जाएँ, क्योंकि आपका अपना ये कहना है कि हुकूमत दुरुस्त काम नहीं कर रही। उसके बाद फिर ये भी हमने देखा कि मुस्लिम लीग काफ ने पंजाब में ब्लैकमेल करके हुकूमत को, और जिन जिन डिस्ट्रिक्ट्स में उनके लोग जीते हैं वहाँ का सारा जो उन्होंने कंट्रोल है वो अपने हाथ में ले लिया। उन्होंने तरक्याती फंड्स ले लिए, ब्यूरोक्रेसी अपनी मर्ज़ी की जो है वो लगवा ली। लेकिन उसके बाद जो भी बहरहाल, और फिर मैं वो पिछली बात में एक और चीज़ ऐड कर लूँ कि मुस्लिम लीग काफ उस वक्त तक तहरीक इंसाफ की हुकूमत से अलग नहीं हो सकती जब तक दाता दरबार की जो पिंडी ब्रांच है, जब तक उसकी तरफ से जिनके वो मुरीद हैं उनकी तरफ से उनको ना कह दिया जाए। आप सब समझदार हैं कि मेरा इशारा किन की तरफ है। अब मुस्लिम लीग काफ जो है उनके जो केसेस थे उनके ऊपर भी इल्ज़ाम लग रहा है कि चौधरी परवेज़ इलाही और चौधरी शुजात हुसैन साहब उनके जो असासे हैं उनकी आमदन से ज़ायद हैं, और मनी लॉन्ड्रिंग के भी इल्ज़ामात लग रहे हैं नैब की जानिब से। और नैब ने ये तमाम चीज़ें तहरीरी तौर पर लाहौर हाई कोर्ट को दी हैं। ऐसा नहीं है कि कोई बयानात हैं, उन्होंने तहरीरी तौर पर ये चीज़ दी है। गो कि अभी तो केस भी नहीं बना, केस बनेगा और फिर रेफरेंस दायर होगा, फिर ट्रायल होगा। गो कि इस चीज़ को साबित होने में अभी बहुत वक्त चाहिए। लेकिन नैब का दावा ये है, नैब का इल्ज़ाम ये है कि चौधरी परवेज़ इलाही हों या चौधरी शुजात हुसैन हों, 1985 से लेके 2018-2019 तक का अगर आप वक्त देखें तो चौधरी परवेज़ इलाही साहब के असासों में 4 अरब का इजाफा हुआ और चौधरी शुजात हुसैन साहब के असासों में कोई 2.5 अरब का इजाफा हुआ। अब क्योंकि ये भी पब्लिक ऑफिस होल्डर रहे हैं, ये भी अहम ओहदों पर रहे हैं, ये भी असम्बली में रहे हैं और अभी भी हैं, तो इसलिए इनको उन असासों को जस्टिफाई करना है जो इनके सामने आ चुके हैं या जो इनके पास हैं। बिल्कुल उसी तरह जैसे मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के ऊपर इल्ज़ाम लगा और वो फिर वो जस्टिफाई नहीं कर सके तो उनको तायात नाअहल कर दिया गया। और ये भी है कि बाहर से जिन लोगों ने पैसे भिजवाए वो लोग कहते हैं कि हमें तो पता ही नहीं है। वही तरीका वारदात जो शहबाज शरीफ का रहा है, जो शरीफ ख़ानदान का रहा है और जो आसिफ अली जरदारी साहब का रहा है, ये तरीका वारदात है हमारे बहुत सारे लोगों का। दोबारा ये कहूँगा कि काफ लीग पे अभी ये चीज़ें साबित होनी हैं। अभी ये नैब का दावा है। बहुत सारे लोगों का तरीका वारदात ये है कि यहाँ से पैसे हवाला और हुंडी के ज़रिए बाहर भिजवाए जाते हैं, फिर बाहर से रेमिटेंस के नाम पे या मुख्तलिफ तरीक़ों से जो हैं वो फिर मुख्तलिफ अपने अकाउंट्स में मंगवाए जाते हैं और एक तरह से ब्लैक को वाइट किया जाता है। अब देखते हैं कि इसके ऊपर कब जो है, अभी पहले तो लाहौर हाई कोर्ट इस पर फैसला करेगी और उस फैसले के बाद नैब जो है वो इंक्वायरी से इन्वेस्टिगेशन और फिर रेफरेंस दायर होना और फिर मामलात आगे चलेंगे। और यहाँ पे भी देखना होगा कि नैब का रवैया जो है वो नरम रहता है या वही रवैया होगा जो ख्वाजा साद रफ़ीक के केस में रहा, जो शहबाज शरीफ के केस में रहा, जो हमज़ा शहबाज के केस में रहा, यानी
वहाँ पे गिरफ्तारियाँ की गई। तो यहाँ पे देखना है कि चौधरी परवेज़ इलाही हों या दीगर जो लोग हों जिनके नाम आ रहे हैं उनको गिरफ्तार किया जाता है या नहीं किया जाता। एक और केस जो अभी तक नैब ने उसको नहीं देखा, जिसके बारे में आसिफ सेथन खोसा जो चीफ जस्टिस पाकिस्तान रहे उन्होंने कहा था कि ये नैब के लिए फ़िट केस है, और उस केस की मैं तफसील आपको बता चुका हूँ कि तख्त बड़ी में जो ज़मीन थी वह जंगलात की ज़मीन जिस पर बैरियर टाउन के मलिक रियाज ने कब्ज़ा किया था, उसकी 2006 में जो है वो डिमार्केशन करवाई परवेज़ इलाही साहब ने, और एक ऐसी कमेटी बनाई जिसको बनाने का उनका इख्तियार नहीं था। और उनके ऊपर इल्ज़ाम ये है, सुप्रीम कोर्ट के फैसले में भी इसके बारे में लिखा गया है, जो बैरियर टाउन वाला केस है, इल्ज़ाम है कि इन्होंने उस डिमार्केशन के ज़रिए जिसमें इन्होंने जंगलात की ज़मीन हवाले की उनके मलिक रियाज के, उसके बदले में 270 कनाल जो हैं वो चौधरी बरादरान की फैमिलीज़ को दी गई। गो कि उनका ये कहना है कि ये बिल्कुल झूठ है और हमारे पास सारे डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं कि हमने ये ज़मीन परचेज़ की, जो उनमें से कुछ ली गई, हमें ये ज़मीन मलिक रियाज की जानिब से मुफ्त नहीं दी गई। लेकिन ये मामला कहा ज़रूर गया था कि ये नैब के लिए फ़िट केस है, लेकिन इस मामले को नैब ने टेकअप नहीं किया, हालांकि नैब को ये टेकअप करना चाहिए था। अब एक तरफ तो यह है उनके जो केसेस हैं जो मैंने अब आपके सामने रखी चौधरी बरादरान की, दूसरी तरफ सियासी तौर पे जो एक और उनका मामला था वो ये था कि अगर हम पंजाब में अलग हो जाते हैं तो हुकूमत जो है वो गिर जाएगी, और वो सामने ये बात भी की जाती थी कि जी वो नून लीग से राब्ते हो रहे हैं और शायद नून लीग जो है वो परवेज़ इलाही साहब को वज़ीर आला पंजाब बनाने पर राज़ी हो जाएगी। तो उसको भी, उस मामले को भी एक धचका लगा है, और वो धचका इस तरह से लगा है कि हबीब अकरम साहब ने परसों ये खबर दी कि नून लीग के जो अरकान थे वो 6 से 11 हो गए हैं। नून लीग में जो MPs हैं उनके नाराज़, वो उनकी तादाद बढ़ती चली जा रही है। तो अगर उनके नून लीग के लोग टूटते हैं तो तहरीक इंसाफ जो ब्लैकमेलिंग में आती है काफ लीग के, वो ब्लैकमेलिंग ख़त्म हो जाएगी, और तहरीक इंसाफ को ये डर या खौफ नहीं रहेगा कि काफ लीग अलग भी होती है तो हो जाए, हमें कोई मसला नहीं है। और ये तो एक मैं और सूरत हाल की बात कर रहा हूँ, असल में तो वही बात है जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि काफ लीग उस वक्त तक अलग नहीं होगी जब तक जिनके वो मुरीद हैं, सियासी तौर पर, रूहानी तौर पे बात नहीं कर रहा, सियासी तौर पे जिनके वो मुरीद हैं वो नहीं कह देंगे, तब तक काफ लीग कभी भी तहरीक इंसाफ की हुकूमत से अलग नहीं होगी। तो ये तो मामला है काफ लीग का, उनके केसेस का, और जो सूरत हाल मैंने आपके सामने रखी। इसके बाद एक और चीज़ पे जल्दी बात कर लेते हैं, वो ये है कि कोरोना के केसेस में बहुत ही ज़्यादा कमी आ चुकी है, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला के फजल करम से 87% जो पेशेंट्स हैं वो रिकवर कर चुके हैं। लेकिन अभी भी ये जो हमने गलती ईद उल फितर पे दोहराई थी, अभी भी नज़र ये आ रहा है कि ईद उल अज़हा के करीब जाकर, और फिर जो है वो अभी जब 4 दिन जिनमें मार्केट खुली होती है उनमें भी शिकायत आई थी कि बाज़ारों में शदीद तरीन रश था, SOPs को फॉलो नहीं किया जा रहा था। एक तरफ तो हमारे ताजिर जो हैं वो कह रहे हैं कि आप सारे कारोबार खोलें, दूसरी तरफ मार्केटों में SOPs को फॉलो नहीं किया जा रहा, मवेशी मंडियों में SOPs को फॉलो नहीं किया जा रहा। खुदा का नाम माने, तमाम लोग एहसास करें, अपना एहसास करें, दीगर लोगों का एहसास करें, अपनी फैमिलीज़ का एहसास करें, और एहतियाती तदबीर अपनाएं। बाकी एहतियाती तदबीर के बाद अल्लाह ताला से अच्छे की उम्मीद रखनी चाहिए, लेकिन एहतियाती तदबीर अपनाएं, और ऐसा ना हो कि ईद उल फितर की तरह एक मरतबा फिर ईद उल अज़हा पे भी अल्लाह ना करे बड़ी तादाद में फिर बाद में केसेस सामने आए और पाकिस्तान के लिए मुश्किलात हों, और हम सब के लिए, अपने लिए, हमारे लिए मुश्किलात हों। अब तीसरे इशू पे बात करते हैं, वो है कि एक ख़बर लगी अखबार में कि ज़फ़रवाल में एक बाप ने अपने 3 बच्चों के हमरा जहर खा लिया, और बच्चे तो जो हैं वो बच गए हैं, लेकिन वो जो बाप था वो ज़िंदगी की बाजी हार गया, और उसकी वजह ये बताई जाती है कि उसका कोरोना की वजह से जो सारी सूरत हाल हुई उसमें उसका वो जो काम करता था, बैग वगैरह बनाता था, बस्ते बनाता था, वो काम नहीं रहा, गुर्बत थी, 2 बैंकों से कर्ज़ा लिया हुआ था, वो मसला था, और इस सारी सूरत हाल की वजह से उसने ख़ुदकुशी कर ली। कदीर उनका नाम था। उस पर मैंने देखा सोशल मीडिया पे तनकीद हो रही थी कि जी यह है रियासत मदीना और यह है नया पाकिस्तान। तो मैं इस पे ये कहना चाहता हूँ कि पहली बात यह है कि इसमें कोई शक नहीं है कि एज़ ए प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान साहब किसी भी इस तरह के मामले से ख़ुद को बरी ज़िम्मा करार नहीं दे सकते। ज़ाहिर है उनकी ज़िम्मेदारी है और उनके इदारों की ज़िम्मेदारी है कि वो इन सारी चीज़ों को
देखें, लेकिन वहाँ हमारी भी कुछ ज़िम्मेदारी हैं एज़ ए मुसलमान, एज़ ए पाकिस्तानी, एज़ ए इंसान हमारी भी कुछ ज़िम्मेदारी हैं। क्या हमारा काम नहीं है कि हम अपने इर्द गिर्द, अपने पड़ोस में देखें, अपने अजीज़ व अकारिब में देखें कि कहीं कोई ऐसा फ़र्द, कोई ऐसा शख्स तो नहीं है जो गुर्बत से इस नहज तक पहुँच गया है कि मामलात ख़ुदकुशी के करीब पहुँच गए हैं। और मैंने अपने फेसबुक पेज पे कुछ हदीस भी कोट की जो कि जिनमें वाज़ेह तौर पे है कि किस तरह से अपने पड़ोसियों में, अजीज़ व अकारिब में देखना चाहिए इस तरह के लोगों को। तो हमारी अपनी भी कुछ ज़िम्मेदारी हैं, हमें अपने इर्द गिर्द देखना चाहिए। बल्कि मैं एक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पढ़ रहा था कि जब आप अपने अजीज़ व अकारिब में, अपने रिश्तेदारों में किसी को सदका देते हैं तो आपको दो सवाब मिलते हैं। एक सदक़े का सवाब मिलता है और एक सिला रहमी का सवाब मिलता है, यानी दो सदक़े वो होते हैं। तो इसलिए अपने इर्द गिर्द देखा करें कि कोई बहुत सख्त अहकामात हैं पड़ोसियों के मामले में, और कि हमें ये चीज़ें देखनी चाहिए और ऐसे लोगों को देखा करें जिनको आपको नज़र आ रहा हो कि उनके हालात मुश्किल हैं। और अगर आप साहिब इस्तात हैं, अल्लाह ने आपको ये कुदरत दी हुई है, अल्लाह ताला ने आपको ये तौफीक दी हुई, अल्लाह ताला ने आपको जो है वो अता किया हुआ है, तो फिर अल्लाह ताला हम सबको ये तौफीक भी दे कि हम फिर गरीबों की मदद भी किया करें। और फिर हम रियासत मदीना की बात तो करते हैं। रियासत मदीना में तो वो वक्त भी आया जब ज़कात देने वाले ज़कात लिए फिर रहे थे और लेने वाला कोई नहीं था। तो आज हम में से कितने लोग हैं जो ज़कात देते हैं? हम में से कितने लोग हैं जो सदक़ात देते हैं? हम में से कितने लोग हैं जो फैमिली, अपने अजीज़ व अकारिब में देखते हैं, अपने दोस्तों में देखते हैं, अपने पड़ोसियों में देखते हैं कि कोई ज़रूरतमंद तो नहीं है? तो इन चीज़ों पर हमें देखना चाहिए। इसका बहुत अजर व सवाब है, ये हमारी ज़िम्मेदारी है, ये पड़ोसियों का हम पे हक़ है। ये सारी चीज़ें कि हमें ये चीज़ें करनी चाहिए। हमें अपनी ज़िम्मेदारियाँ भी अदा करनी चाहिए और हुकूमत को तो करनी चाहिए, ज़ाहिर है वो रियासत माँ की तरह होती है, उसने देखना होता है। लेकिन कुछ ज़मीनी हक़ाइक़ हैं जो हमारे सामने, हमें पता है कि रियासत के पास वो वसाइल नहीं है जो होने चाहिए। अभी रियासत का निज़ाम उस तरह का नहीं है जिस तरह का होना चाहिए, इदारे उस तरह से कम्पिटेंट नहीं है जिस तरह होने चाहिए, इदारों का काम इदारे उस तरह काम नहीं कर रहे जिस तरह करना चाहिए। पता नहीं वो कितना वक्त लगेगा। हमें कम से कम अपने हद तक अपनी ज़िम्मेदारी जो है वो अदा करनी चाहिए। और मैं आपको कह रहा हूँ कि हमें जो है वो पढ़नी चाहिए। आप गूगल करके आपको बुक्स मिल जाएंगी, आप जो है वो चीज़ें पढ़ा करें ताकि हमें अंदाज़ा हो कि कितना इस चीज़ का अजर और सवाब है। और अल्लाह ताला के बंदों के साथ जो है वो सिला रहमी का, और अल्लाह ताला के बंदों के साथ मोहब्बत का, और उनके साथ भलाई का जो अल्लाह ताला अजर देता है, वो शायद हम सोच भी नहीं सकते। अल्लाह ताला हमें एहसास दे, ऐसा एहसास दे कि हम लोगों का एहसास करें और अपने अज़ीज़ व अकारिब से उसका शुरू करें, अपने दोस्तों से शुरू करें, अपने पड़ोसियों से शुरू करें और इसको अपना मामूल बना लें। अल्लाह ताला पाकिस्तान पर अपना करम करे, अल्लाह ताला आलम इस्लाम पर, अल्लाह ताला पूरी दुनिया पर अपना फ़ज़ल और करम करे। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।